हेडिंग डाल लिए। आवाज नहीं। रे ऑप्टिक्स। देखो ये 10 क्लास में लाइट तो पढ़े होगे अच्छे से, ठीक है। 10 क्लास में एक अच्छा खासा चैप्टर होता है लाइट। लाइट भी अपने आप में काफ़ी वेटेज रखता है 10 क्लास के फिजिक्स में। आवाज़ नहीं, ध्यान से सुनेंगे। देखना, रे ऑप्टिक्स में अगर हम आपको सबसे पहला टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाएं तो सबसे पहला वर्ड इसमें है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। ध्यान देना, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है, ठीक है। ऑप्टिक्स जैसे फिजिक्स में बहुत सारा ब्रांच बना हुआ है, ठीक है। ऑप्टिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक इफेक्ट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं ना। उसी तरह थर्मोडायनेमिक्स में हीट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। उसी तरीके से ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट बिहेवियर ऑफ लाइट, नेचर एंड बिहेवियर ऑफ लाइट। लाइट के नेचर और लाइट के बिहेवियर के बारे में पढ़ा और समझा जाता है। तो देखो, ऑप्टिक्स में हम क्या लिखेंगे? ऑप्टिक्स में हम लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, बताओ किसके बारे में हम पढ़ते हैं? नेचर एंड बिहेवियर। नेचर एंड आपका काम है कि जल्दी जल्दी लिखना जब हम बोले तो, ठीक है। नेचर एंड बिहेवियर ऑफ लाइट, ठीक है। हाँ, तो समझते भी चलना है और लिखते भी चलना है। ऑप्टिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड बिहेवियर ऑफ लाइट, ठीक है। सुनना, आगे जो बात है कि देखो, ऑप्टिक्स में तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। ऑप्टिक्स के बारे में अगर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं तो ऑप्टिक्स जो है मेजर 2 सेक्शन में बटा हुआ है। ध्यान देना, ऑप्टिक्स जो हमें पढ़ना है, सुनो, ऑप्टिक्स जो हमें पढ़ना और समझना है वो 2 प्रकार के ऑप्टिक्स हैं, ठीक है। एक जो हमें पढ़ना है वो है रे ऑप्टिक्स, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा वो है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। हमारे पास 2 तरह के ऑप्टिक्स या ऑप्टिक्स हम 2 बार पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स और दूसरा पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, जो कि आज का टॉपिक हमारा शुरू होने जा रहा है, रे ऑप्टिक्स, ठीक है। देखो, रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स में बेसिक सा अंतर है। रे ऑप्टिक्स में हम लाइट को एज अ स्ट्रेट लाइन मानते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है। लाइट जो है ना, लाइट पार्टिकल से बना हुआ है। इन सब बातों पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। और वेव ऑप्टिक्स में लाइट के वेव नेचर से रिलेटेड बातों के बारे में पढ़ते हैं। बात ही है कि ऑप्टिक्स काहे बट गया रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में, तो इसका कारण बड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा फनी भी है। देखो, वैसे इसके बारे में हम वेव ऑप्टिक्स में ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिर भी आपको हम कुछ बात यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं। देखो, हुआ क्या था, हुआ ये था ना कि थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में जाके देखें तो सबसे पहले न्यूटन आते हैं। न्यूटन का एक थ्योरी था, उस थ्योरी का नाम था कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन ने साफ साफ कहा, सुना ध्यान से, न्यूटन ने कहा कि देखो भाई, लाइट जो है ना, लाइट इज पार्टिकल, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। इन्होंने सिंपल ऐसे बताते हैं कि न्यूटन का कहना था कि लाइट कुछ नहीं, लाइट किस चीज़ से बना हुआ है, बोलो, पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। और वो पार्टिकल्स का नाम था कॉर्पस्कल्स। वो पार्टिकल्स का नाम क्या था, बोलो, कॉर्पस्कल।
देखो सबसे पहले न्यूटन का थ्योरी आता है। न्यूटन से भी पहले आए होंगे साइंटिस्ट, लेकिन जो थोड़ा फेमस जो थ्योरी हुआ वो न्यूटन का हुआ। क्या बताया गया? न्यूटन ने कहा कि देखो भाई, लाइट जो बना हुआ है वो छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ है और वो पार्टिकल का नाम कॉर्पस्कल्स है। ठीक बात है, हम एकदम बिल्कुल बेसिक आइडिया दे रहे हैं आपको। दूसरा बात क्या हुआ, सुनना ध्यान से। न्यूटन के बाद आते हैं हमारे हाइगेंस, HUYGENS। हाँ, हाइगेंस का जो थ्योरी है ये हम पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स में। देखो ये जितना भी बात अभी हम लिख रहे हैं वेव ऑप्टिक्स में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी आप ये मत समझना कि एक एक लाइन में लिख के चले जा रहे हैं। सुनना, हाइगेंस का कहना था कि नहीं भाई, हम न्यूटन के बात से सहमत नहीं हैं। लाइट पार्टिकल नहीं, लाइट वेव है। लाइट क्या है? वेव है, ठीक है। और लाइट वेव है और लाइट नॉर्मल वेव नहीं है। सुना ध्यान से, अगर आप 9 क्लास में अगर आप 9 क्लास में वेव पढ़े होंगे तो वेव 2 प्रकार का होता है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक ऐसे होता है, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इनका कहना था कि लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अभी क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, हम उस पर बात करेंगे। लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव है, सुना ध्यान से। हाँ, और लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है और लाइट को चलने के लिए मीडियम का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन आज के टाइम पे ये बात गलत है। सुनना, अच्छा, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव का नाम नहीं सुने होंगे तो सुन लो अभी। लाइट मतलब वेव को 2 प्रकार से बांटते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। किसको कहते हैं सर लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव? देखो सुनना, लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रांसवर्स वेव कहते हैं कि अगर पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है और वेव आगे की तरफ बढ़ रहा है तो इसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब पार्टिकल इधर वाइब्रेट कर रहा है इस लाइन में और वेव भी यही लाइन में चल रहा है, तो ऐसे वेव को क्या कहते हैं बताओ? लॉन्गिट्यूडनल वेव, और ऐसे वेव को ट्रांसवर्स वेव। ठीक बात है, डिटेल जब वेव ऑप्टिक्स आएगा डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, लाइट वेव को 2 प्रकार से और बांटा गया है, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। जैसे साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए। सॉलिड लिक्विड गैस में साउंड ट्रेवल करता है, पता है। मून पे या वैक्यूम में चले जाएं तो साउंड ट्रेवल नहीं करता है। तो साउंड एक मैकेनिकल वेव है। क्यों? क्योंकि उसको चलने के लिए मीडियम चाहिए, और जिसको मीडियम नहीं चाहिए वो नॉन मैकेनिकल वेव है। तो आज के टाइम पे अगर लाइट को देखा जाए तो लाइट एक कैसा वेव है बताओ? नॉन मैकेनिकल वेव। इसको मीडियम का ज़रूरत है। तुम मून पे चले जाओ या वैक्यूम में चले जाओ, वैक्यूम में लाइट जलाओगे तो क्या लाइट नहीं जलेगा? वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता है, लेकिन लाइट तो जलेगा भाई। अच्छा, लेकिन हाइगेंस का कहना था कि लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव तो है ही है, लेकिन अगर मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल में बात करें तो लाइट एक हमारा मैकेनिकल वेव है। कैसा वेव है? जो कि सही बात नहीं था। अरे बोलो, मैकेनिकल वेव नहीं ना है, लेकिन हाइगेंस का ये कहना था। देखो ओवरऑल बात समझो, लाइट को किसी बड़े साइंटिस्ट ने पार्टिकल बोला। ये भी कोई छोटे मोटे साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन इन्होंने लाइट को क्या बताया? वेव बताया। अब ये जो है ना प्रॉब्लम हो गया समझने वालों के लिए कि माने तो माने क्या, लाइट पार्टिकल की वेव। और यही बीच में तीसरा साइंटिस्ट जो कि और फेमस साइंटिस्ट हैं, इनका नाम 10 क्लास में आप सुने होंगे, मैक्सवेल का, ठीक है। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। सुनना, मैक्सवेल ने क्या कहा कि भाई हम भी रिसर्च किए हैं, हमारा भी कोई बात सुन लो। लाइट जो है, लाइट वेव नहीं, मतलब लाइट पार्टिकल नहीं, लाइट वेव है। लाइट क्या है? इनके अकॉर्डिंग लाइट वेव है। अब थ्योरी आगे बढ़ते गया और सब लोगों का नया नया ऑब्जर्वेशन आते गया। अरे भाई, ये कहते हैं कि भाई मेरा भी बात समझो, हाइगेंस जो है ना ये बात सही कह रहे हैं कि लाइट वेव है, लेकिन इन्होंने कुछ सुधार किया। इन्होंने कहा कि हाइगेंस बाबा जो बात कर रहे हैं उनमें थोड़ा सा गड़बड़ी है। लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मैकेनिकल वेव नहीं है। लाइट एक अलग प्रकार का वेव है और इन्होंने इस वेव का नाम बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन वेव बताओ? जो कि बिल्कुल 100% सही भी है। लाइट इज़ एन इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इन्होंने कहा कि लाइट को चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। इन्होंने कहा कि लाइट कैसा वेव है बताओ? नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल वेव मतलब लाइट को चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। बड़ा सिंपल बात था। अच्छा, आप बोलेंगे कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, तो बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम बताओ। कौन कौन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? जल्दी से बताओ। 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम बताओ। हाँ, और देखो बात ये है ना, सुनना ध्यान से। अब लोग ऐसे याद करोगे तो कहियो नहीं याद होगा, ठीक है? सुनना, अभी हम मैक्सवेल के बाद एक और आखिरी साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे, लेकिन रुक जाओ, और उससे पहले हम आपको यहाँ पे नोट करके एक बता देते हैं तरीका। सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव याद रखने का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चलो देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे याद रखते हैं भाई, कैसे याद रखते हैं? हाँ देखो, एक तो ये है, नाम पहले लिख देते हैं। R फॉर कौन सा वेव बोलो? रेडियो वेव। M फॉर माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल लाइट जो कि येलो ग्रीन ये सब जो देखते हैं। उसके बाद है यूवी रे। कौन सा रे? अल्ट्रा वायलेट जिसको कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट। एक्स रे, गामा रे, ठीक है? अब बात यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी लाइन से याद कैसे होगा, यही सातों, ठीक है? तो इसके लिए बहुत एक बढ़िया ट्रिक है मेरे पास। ट्रिक देखेंगे क्या है, देखो सुनना ध्यान से, जैसे जैसे बता रहे हैं सुनना। ये तो है बताना, सुनना। आर से यहाँ किसी का नाम नहीं ना है बॉय में जी? आर से किसी का नाम नहीं ना है? चलो ठीक है, देखो अच्छा चलो ठीक है। देखो आर मतलब कोई लड़का का नाम लेते हैं, चलो रोहित, ठीक है? रोहित मांगे आईफोन। रोहित क्या मांग रहा है? आईफोन। क्यों मांग रहा है भाई, और किससे मांग रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो मांग रहा है किससे? वंशिका नाम के लड़की से मांग रहा है। कौन नाम के लड़की से? काहे मांग रहा है? सुनना, वंशिका उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप हो गया है तो आईफोन अपना मांग रहा है, दिया था तो, ठीक है? तो यहाँ पे रोहित मांगे आईफोन, वंशिका उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, ठीक है? तो ये सीक्वेंस से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा सीक्वेंस याद रहता है, ठीक है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, सुनना ध्यान से, कि इम्पॉर्टेंट बात सुनना क्या है कि रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। ऐसे चलता है रेडियो वेव। और गामा रे का वेवलेंथ बहुत कम होता है, ऐसे चलता है। गामा रे ऐसे चलता है। तो कोई पूछे कि रेडियो वेव और जैसे कि ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से कहाँ आते हैं बोलो? नीचे। ऊपर से नीचे आते हैं, तो बताओ वेवलेंथ बढ़ता है कि घटता है? बताओ। वेवलेंथ इसका बड़ा है और इसका वेवलेंथ कहते हैं गैप को, ठीक है? तो रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे कम होता है और गामा वेव का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है? हाँ, तो वेवलेंथ ऊपर से नीचे आते हैं, तो रेडियो वेव से गामा की तरफ आएंगे तो आपका वेवलेंथ इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा जी? डिक्रीज करेगा। और फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये बताओ? फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा बताओ जल्दी से? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कितना जल्दी वेव बना रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो कोई तुमसे पूछ दे सिंपल कि रेडियो वेव और अल्ट्रा वायलेट में, ऐसे माइक्रोवेव और इंफ्रारेड में किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा? तो माइक्रोवेव ऊपर है और इंफ्रारेड नीचे है, तो नीचे वाले का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ज़्यादा। ऊपर से नीचे आएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, और ऊपर से नीचे आएंगे तो वेवलेंथ घटता है, ठीक है? सबसे बड़ा सवाल, इन सब में ऊपर से नीचे आएंगे तो स्पीड किसका ज़्यादा होगा? मतलब रेडियो का स्पीड ज़्यादा होगा कि गामा वेव का?
बताओ किसका ज़्यादा होगा? देखो मेरा बात समझेंगे, सुनना सुनना सुनना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहे कोई सा भी हो, उसका स्पीड होता है लाइट की स्पीड के बराबर 3 × 10⁸ 3 × 10⁸। सभी का स्पीड जो होगा कांस्टेंट होगा, न किसी का ज़्यादा न किसी का कम। और सभी का स्पीड अगर एयर में देखा जाए, एयर के अलावा अलग अलग 10 क्लास में पढ़े हो कि वाटर में स्पीड चेंज हो जाता है, ग्लास में स्पीड चेंज हो जाता है। तो हम अगर कांस्टेंट होता है और कितना होता है तो आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड, ठीक है, ये है। और आपको एक बात बता दे, सुना ध्यान से, आप किसी भी वेव, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, चाहे साउंड वेव हो, चाहे किसी भी प्रकार का वेव हो, अगर आप उसका स्पीड निकालना चाहते हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को गुना कर देना होगा। बताओ, ये सब 9th क्लास में पढ़ना था, याद अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। सुनना, वेलोसिटी ऑफ वेव, किसी भी वेव है, कोई भी वेव कितना तेज चल रहा है, ये कैसे पता लगाते हैं जी? बताओ कैसे? वेलोसिटी बराबर, बताओ कैसे? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अच्छा, पता है ना सभी को फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं बताओ? फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी के बारे में लिख देते हैं, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव, कितना वेव बन रहा है, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव पर सेकेंड, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव पर सेकेंड। इसका ऐसा यूनिट बताओ, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज या कुछ और? हर्ट्ज, बस। अरे भैया, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 टाइम पीरियड, तो 1 सेकेंड या सेकेंड इनवर्स जो भी बोलो, उसी को तो हर्ट्ज बोलते हैं। चलो बहुत अच्छा। और वेवलेंथ किसको बोलते हैं, चलो ये बताओ, वेवलेंथ किसको बोलते हैं? एक देखो, वेवलेंथ तो सिंपल डेफिनेशन ही है ना कि ई पहाड़ के बीच में जितना दूरी है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। इसको क्रेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दो क्रेस्ट के बीच की दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं। या नीचे से ई जमीन आई जमीन, दो ट्रफ के बीच की दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं। लेकिन ये सब बोलने की बातें हैं, लिखने को बहुत सारा डेफिनेशन आएगा, लेकिन वेवलेंथ का सिंपल मतलब ही होता है कि अगर बहुत सारा वेव बन रहा है तो एक वेव का कितना लेंथ है। एक वेव, तो एक वेव किसको कहेंगे सर? तो देखो यहाँ से देखो ध्यान से, ए गया आधा और ए गया पूरा, तो यहाँ से यहाँ एक वेव के लेंथ को क्या कहते हैं बताओ? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ में हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट बताओ जल्दी से, वेवलेंथ का ऐसा यूनिट मीटर। लेकिन हम लोग लाइट का वेवलेंथ को एंगस्ट्रम में नापते हैं। क्या चीज़ में नापते हैं? अगर हम पूछेंगे कि देखो भाई बताओ वेवलेंथ का ऐसा यूनिट बताओ, तो तुम बोलोगे सर ये तो लेंथ ही तो है, वेवलेंथ का है लेंथ है, और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तब ऐसा यूनिट तो मीटर होगा, ठीक बात है, मीटर होगा। लेकिन लाइट के वेवलेंथ को हम लोग किस चीज़ में नापते हैं? एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, सुनना ध्यान से, क्या लिख रहे हैं कि वेवलेंथ ऑफ लाइट का जो वेवलेंथ होता है ये किस चीज़ में मेजर किया जाता है? ठीक है, मेजर्ड इन एंगस्ट्रम। ये क्या होता है सर एंगस्ट्रम? बताओ, 1 एंगस्ट्रम में कितना मीटर? 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर, या इसका उल्टा बोल लें, 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम में 10⁻−10 मीटर। कहने का मतलब ये है, सोचो एंगस्ट्रम बहुत बड़ा यूनिट होता है कि बहुत छोटा यूनिट होता है? एंगस्ट्रम लाइट के वेव को नापना है
तो एक एंगस्ट्रम में 10 के पावर -10, ठीक है। तो ये बहुत छोटा है, 10 के पावर -10 मीटर बहुत कम है ना, बहुत ही ज़्यादा ही कम है। तो एंगस्ट्रम ये होता है, फ्रीक्वेंसी ये होता है। हाँ, हम आपको बता रहे थे कि देखो इसमें हमारे जो है यहाँ पे सुनना, थोड़ा हिस्ट्री पे फोकस करें तो पहला नंबर पे न्यूटन, दूसरा पे हाइगन्स, तीसरा पे मैक्सवेल, मैक्सवेल का बारी में आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में थोड़ा सा बता दिए और थोड़ा बहुत जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन था वो बता दिए। सुनना, बस इसमें 2 बात और आपको सुनना है, सुनना ध्यान से कि इसमें चौथा साइंटिस्ट कौन थे। चौथा साइंटिस्ट बताओ कौन था चौथा? चौथा में अगर हम नाम ले, आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन के बारे में बताओ, आइंस्टाइन लाइट के बारे में क्या बताए थे? क्या? कि लाइट से फोटो खिंचाता है? बोलो बोलो, फोटोन ना, कि लाइट किस चीज़ से बना हुआ है? फोटोन से बना हुआ है। आइंस्टाइन है, इन्होंने कहा कि देखो भाई, लाइट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। और पार्टिकल तो ये भी बोले थे, लेकिन ये बोले थे कि लाइट कॉर्पस्कल नाम के पार्टिकल से बना हुआ है। लेकिन आइंस्टीन आए, आइंस्टीन ने कहा कि देखो भाई, लाइट के बारे में जो बेसिक बात यही है कि लाइट बना हुआ है फोटोन नाम के पार्टिकल से। किस पार्टिकल से बना हुआ है? फोटोन, फोटोन नाम के पार्टिकल से बना हुआ है। अब लोगों में एकदम कन्फ्यूजन इतना बढ़ गया कि 2 साइंटिस्ट कहता है कि लाइट पार्टिकल है, ये आइंस्टाइन और न्यूटन, ये दोनों का कहना है कि लाइट पार्टिकल है। हाँ, अलग बात है कि एक पार्टिकल को कॉर्पस्कल कहते हैं और एक फोटोन कहते हैं, लेकिन कहते तो पार्टिकल हैं। लाइट पार्टिकल से बना हुआ है, किसका किसका कहना है? न्यूटन और लाइट वेव होता है, हाइगन्स और मैक्सवेल का कहना है। तो ये प्रॉब्लम किसका है? साइंटिस्ट का प्रॉब्लम है कि लाइट का प्रॉब्लम है? तो ये प्रॉब्लम सुनना, इससे एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए एक साइंटिस्ट, नाम था उस साइंटिस्ट का डी ब्रॉगली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि देख भाई, ना तुम्हारा ना मेरा, 2 साइंटिस्ट कहते हैं लाइट वेव है, 2 साइंटिस्ट कहते हैं लाइट पार्टिकल है। तो उन्होंने वैसे नहीं कि 2 उसका 2 तुम्हारा बोल दिए कि लाइट का डबल नेचर है, बहुत पीछे इसके फिजिक्स है, साइंस है। लेकिन हम आपको जो बेसिक आइडिया दे रहे हैं वही है, सुनना ध्यान से। फोटोन के बारे में अभी ज़्यादा नहीं जानना है, हम बताएंगे आपको, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तब। नाम है साइंटिस्ट का यहाँ पे आखिरी, डी ब्रॉगली, डी ब्रोए, बहुत सारा प्रोनाउंसिएशन भी होता है इसका। खैर, डी ब्रॉगली लिखे। इन्होंने लाइट के बारे में क्या बताया बताओ? इन्होंने कहा कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर, लाइट के पास 2 प्रकार का नेचर है। एक नेचर को बोलेंगे वेव नेचर और दूसरे नेचर को पार्टिकल नेचर। तो डी ब्रॉगली ने बताया लाइट के पास डुअल नेचर होता है, लाइट के पास डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। अच्छा बताओ, ये प्रॉब्लम किसका था कि लाइट का डबल नेचर आ गया? बताओ ये किसका प्रॉब्लम था? अब तुमको हम एक एग्जांपल बताते हैं कि तुम जो हो, ठीक है, तुम मान लो कि 5 डिफरेंट लोगों से तुम मिले हो, ठीक है। तुम हर कोई अपने आप को इमेजिन करेंगे कि आप जो है, आपको 5 अलग अलग लोगों से मिलना है, ठीक है। और आप एगो खुराफाती प्लान बनाएं कि पहला आदमी से मिलेंगे तो हम बहुत जो शिष्टाचारी बन के बात करेंगे, ठीक है। दूसरा से मिलेंगे तो हम पूरा फ्रैंक होकर बात करेंगे, पूरा हंसी मजाक करेंगे। तीसरा से हम पूरा जो है ना गुस्सा में बात करेंगे, एक आध थप्पड़ मारूं देंगे। तो 5 डिफरेंट लोग से मिले और आप 5 तरह से मिले, ठीक है। अब 5 से कोई जाके आपके बारे में पूछेगा
कि बताओ इसका कैसा नेचर है, तो जिससे आप अच्छा से बात किए होंगे वो बोलेगा अरे बहुत शांत स्वभाव का है, बहुत शिष्टाचारी है। जिससे गुस्सा में बात किए होंगे बोलना कि इसके बाद रहना भी नहीं, जो है ना बहुत पागल है, अभी तो एक दो थप्पड़ मार दिया है। तो लाइट के पास भी वही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम साइंटिस्ट का नहीं है, प्रॉब्लम किसका है? लाइट ही ऐसा है कि कभी देखो कुछ साइंटिस्ट ने जब लाइट को देखा, लाइट को ऑब्जर्व किया तो उनको पार्टिकल दिखा, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने जब लाइट को ऑब्जर्व किया, लाइट को देखा तो उनको क्या दिखा? तो प्रॉब्लम साइंटिस्ट का नहीं है, साइंटिस्ट ने सही चीज़ देखा। प्रॉब्लम किसका है? लाइट का, कि कभी वो पार्टिकल जैसा बिहेव करता है किसी सिचुएशन में, और किसी सिचुएशन में कैसा बिहेव करता है? वेव जैसा। इसीलिए ये बात समझ गए डी ब्रोगली। इन्होंने कहा कि प्रॉब्लम साइंटिस्ट का नहीं है, प्रॉब्लम किसका है? तो इन्होंने कहा कि लाइट के पास दोहरा नेचर है, दम जो है ना आज के आदमी की तरह भी लाइट हो गया है, डबल नेचर रखने वाला, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ठीक है, तो सुनना, सब लोगों ने इनसे एक ही सवाल पूछा कि भाई कब पार्टिकल नेचर और कब वेव नेचर? लाइट कब पार्टिकल नेचर जैसा बिहेव करता है और लाइट कब वेव नेचर जैसा बिहेव करता है? तो कहानी बड़ा सिंपल था कि अगर आप रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, बस ये लास्ट लाइन लिख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, सुनना ध्यान से, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, ध्यान देना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या नाम है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सुनो जो हम बोल रहे हैं, मेरा कहने का अर्थ है कि अगर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये फिजिक्स के फिनोमेना है, फिजिक्स में हमें इन सभी के बारे में पढ़ना है, तो आप इन सब चीज़ को एक्सप्लेन तभी कर पाएंगे जब लाइट को पार्टिकल मानेंगे। जब लाइट को क्या मानेंगे? या दूसरी तरीके से बोले कि अगर इनको समझना है तो लाइट को पार्टिकल मानना पड़ेगा, इनको समझना है तो लाइट को क्या मानना पड़ेगा? पार्टिकल मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके हम लिख सकते हैं कि अगर इन, सुनना ध्यान से, इन तीनों जो है एक्सप्लेन्ड बाय कैसा नेचर बताओ? पार्टिकल नेचर। यानी कि रिफ्लेक्शन के बारे में जितना भी थ्योरी है, रिफ्रैक्शन के बारे में जितना भी थ्योरी है, उन सभी को हम तभी समझ पाएंगे या तभी हम एक्सप्लेन कर पाएंगे जब लाइट को क्या माना जाए बताओ? पार्टिकल माना जाए। ठीक है, एक्सप्लेन बाय पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। वैसे हाइगन्स ने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को वेव से भी प्रूफ किया था। खैर, वेव नेचर के बारे में बात करते हैं। वेव नेचर में तो शायद आप नाम कभी नहीं सुने होंगे, ठीक है, नाम सुने हो तो बताना। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये भी फिजिक्स का कुछ फिनोमेना है। मतलब फिजिक्स में हमें इन सभी के बारे में भी पढ़ना है, और इन सभी को आप तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब लाइट को क्या माना जाए। अगर लाइट को पार्टिकल मानोगे तो इन सब चीज़ को एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता है। लाइट को पार्टिकल मान के इनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। चलो इतना लिखेंगे जल्दी से। एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर। चलो आगे देखते हैं। ये हमारा हो गया बेसिक सा बात इतना, ठीक है। देखो लेकिन मेरा मेन बात समझने का थोड़ा सा कोशिश करना कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स रियल स्तर पे हम कैसे डिफाइन करते हैं। देखो मेरा बात समझने का कोशिश करेंगे सभी लोग कि हम तुमसे पूछेंगे कि लाइट क्या होता है। सुनना, रे ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, तो लाइट क्या होता है। तो आप एक बात समझना कि जितने भी, सुनना ध्यान से, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम नाम लिखे वो सब लाइट है, ठीक है। लाइट सिर्फ रेड ग्रीन ब्लू ही नहीं होता है। लाइट जो है ना, इंफ्रारेड और बोल सकते हैं रेडियो वेव, एक्स रे, ये सभी के सभी क्या है बोलो?
ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज लाइट। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इज व्हाट? लाइट। सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट है। तो क्या रेडियो वेव जलाने पे हमको कोई चीज़ दिखाई देगा? तो आंसर ये है, सुनना, लाइट तो सब है जो हम लिस्ट दिखाएं, लेकिन उनमें से, सुनना ध्यान से, लेकिन उनमें से सिर्फ विजिबल लाइट जो कि आपका रेटिना, आपका आँख देख सकता है, किसको? जो विजिबल लाइट है वो कौन है? तो विजिबल लाइट है कौन है बता देते हैं। तो विजिबल लाइट बताओ कौन है जी? विबग्योर। हाँ, रेड। विबग्योर जो है, देखो मेरा कहने का मतलब है लाइट सभी है, लेकिन उन सभी में आपका रेटिना सेंस नहीं कर सकता है। रेटिना आपका सिर्फ किसको सेंस करेगा बताओ? विजिबल, वी फॉर विजिबल लाइट को, ठीक है। अच्छा, अब विजिबल लाइट होता है। अब विजिबल लाइट में आपको पता होना चाहिए कि रेड का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। रेड सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, ठीक है। ऐसे यानी कि अगर आप रेड से इधर की तरफ बढ़ो, इधर से इधर की तरफ बढ़ो, तो आपको वेवलेंथ कैसा दिखेगा? बढ़ता हुआ दिखेगा। अब फ्रीक्वेंसी कैसा दिखेगा? घटता हुआ दिखेगा। हम बोलेंगे सबसे ज़्यादा स्पीड किसका होता है बताओ? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ऑरेंज में सबसे ज़्यादा स्पीड किसका? सभी के सभी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सभी का सभी जो है वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, 3 × 10⁸ होगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात बताना कि यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रहा है, ठीक है। हम आपको एक बात बताए थे, अभी सुनना, लाइट जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उन सब लाइट होते हैं, और उन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से हम विजिबल लाइट इसको कहते हैं, बाकी सब विजिबल लाइट में नहीं आता है। अच्छा, लेकिन एक बात समझना कि हम आपसे एक और बात यहाँ पे पूछते हैं कि रेंज ऑफ वेवलेंथ, सुनना ध्यान से, रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। मेरा बात समझने का कोशिश करेंगे। हम क्या पूछ रहे हैं? रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। मतलब ही कि भाई वेवलेंथ को एंगस्ट्रम में नापते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। हम आपको ये बता रहे हैं ना कि जो आप लाइट देख सकते हैं वो कितना वेवलेंथ वाला लाइट देख सकते हैं। तो उसका आंसर है एप्रॉक्स, कितना? एप्रॉक्स 4000 एंगस्ट्रम टू 8000 एंगस्ट्रम। 4000 एंगस्ट्रम टू, हम आपसे बोलेंगे कि एक लाइट है जिसका वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रम है, तो क्या आपका रेटिना, आपका आंख उसको देख पाएगा? तो आंसर है नहीं। आप वही लाइट को देख सकते हैं, जिसका वेवलेंथ किसके बीच में होना चाहिए? जिसका वेवलेंथ 4000 लगभग, रियल में होता है 3900 ऐसे करके कुछ, 7800 900 ऐसे करके कुछ, लेकिन अप्रॉक्स हम बोले 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम के बीच में। तो कोई पूछे कि भाई क्या आप सभी तरह के लाइट को देख सकते हैं? आंसर है नहीं। आप बोलेंगे हम वही लाइट को देख सकते हैं जिसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम के बीच में होता है, ठीक है। अब देखो, ये तो आपको बात हम बता दिए। अब देखो रियल मायने में अब हम आपको एक चीज़ समझा रहे हैं, वो है कि रे ऑप्टिक्स रियल मायने में कैसे होता है, कैसे डिफाइन है रे ऑप्टिक्स। और उसके बाद हम आपको समझा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। देखो रे ऑप्टिक्स का क्या मतलब है और वेव ऑप्टिक्स का रियल मायने में मतलब, इतना तो समझ में आया और इतना में दिक्कत नहीं ना है। सुनो, क्योंकि रियल बात यही है, बस रे ऑप्टिक्स में ई कह देना कि रे ऑप्टिक्स में हम लाइट को रे मान लेते हैं, रे ऑप्टिक्स में हम लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ते हैं, मतलब एनफ नहीं है। आपको जो मेन बात है वो समझना पड़ेगा, जो एनसीईआरटी में हमें बताया हुआ है। सुनना क्या, दम बहुत आराम से समझते हैं, एक लाइन का बात है, सुनना कि सुनना ध्यान से कि लाइट, मान लो कि यहाँ पे कोई ऐसा, क्या बोल ले भाई, रे ऑप्टिक्स को समझा रहे हैं। सुनना, लाइट ऐसे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे किसी जगह से जा रहा है, ठीक है, लाइट इस जगह से जा रहा है और लाइट कोई होल से होते हुए जा रहा है, मान लेना कोई होल से होते हुए जा रहा है ऐसे, इसको स्लिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लिट।
या होल, जो भी बोल लो, तो लाइट इस होल से होते हुए आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ध्यान देना। स्लिट का जो लेंथ है, स्लिट का जो डायमीटर है, डायमीटर, इस सर्कल बनाया है तो इसका क्या होगा बोलो, डायमीटर। इसका डायमीटर होगा मान लो कि 2 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर, या हम 4 सेंटीमीटर तो लिख ही सकते हैं, 4 सेंटीमीटर। लाइट का वेवलेंथ कितना होता है बताओ? लाइट का वेवलेंथ होता है 4000 एंगस्ट्रम टू 8000 एंगस्ट्रम। अब सुनना मेरा बात, अगर लाइट अगर ऐसे चीज से टकरा रहा है या लाइट ऐसा चीज से गुजर रहा है जिसका लेंथ लाइट के वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा है, हम आपसे पूछें कि 4000 एंगस्ट्रम बड़ा है कि 4 सेंटीमीटर बड़ा है? 4000 एंगस्ट्रम कितना होता है थोड़ा सा सोच लो। देखो 4000 एंगस्ट्रम, 4000 लिख दिए, एंगस्ट्रम मतलब 10 के पावर -10। 4000 एंगस्ट्रम बहुत छोटा नंबर है। क्या है? 4000 देख के मत जाओ, लास्ट में क्या लगा हुआ है? एंगस्ट्रम। तब आप इसको अगर अब उतना मैथ में घुसेंगे तब बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मेरा बात समझेंगे, लाइट अगर अपने साइज से बहुत बड़े साइज से टकराता है या अपने साइज के मुकाबले बहुत बड़े साइज वाले चीज से प्रवेश करता है, ठीक है, एंटर करता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या वैलिड होता है बताओ? ऐसे सिचुएशन में वहाँ पे रे ऑप्टिक्स वैलिड होता है। क्या वैलिड होता है? ऐसे सिचुएशन में रे ऑप्टिक्स हमें, मतलब ऐसे सिचुएशन में लाइट के रे वाला नेचर या बोल सकते हैं लाइट के पार्टिकल वाला नेचर हमको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे सिचुएशन यहाँ पे हम लिख देते हैं, एकदम ठेठ हिंदी में लिख देते हैं कि अगर, सुना ध्यान से, अगर लाइट, आप लोग लिखेंगे इस चीज़ को, फिर वेव वाला बताना है। अगर लाइट अपने साइड से बहुत ही बड़े साइज टकराता है या स्लिट मतलब होल, ठीक है, स्लिट से क्रॉस करता है तो रे ऑप्टिक्स इज वैलिड। इसीलिए लाइट मिरर से टकराता है तो हम रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि सोचो मिरर का साइज बताओ कितना में होता है? इतना बड़ा मिरर, इतना छोटा मिरर, मिरर का साइज सेंटीमीटर में, मीटर में होता है, और लाइट का वेवलेंथ होता है क्या चीज़ में? एंगस्ट्रम में। तो लाइट जब मिरर से टकराता है, लाइट कोई पानी के सरफेस पे टकराता है, तब हम वहाँ पे क्या पढ़ते हैं बताओ? रे ऑप्टिक्स लगाते हैं, ठीक है, रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो याद रखेंगे, बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि रे ऑप्टिक्स का रियल मतलब क्या है। रियल मतलब यही है कि लाइट अपने साइज से बहुत बड़े साइज के पार्टिकल से क्रॉस करता है या टकराता है, तब रे ऑप्टिक्स वैलिड है। जस्ट इसका उल्टा, लाइट अपने साइज से, अपने साइज के बराबर की चीज से टकराता है, ठीक है। मान लो लाइट का वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रम और कोई होल से क्रॉस कर रहा है, और होल इतना पतला है, इतना पतला है कि उसका वेवलेंथ मतलब उसका साइज भी है 4000 एंगस्ट्रम। 4000 एंगस्ट्रम मतलब इतना पतला होल, दम बाल से भी पतला होल। सोचो, तो लाइट अगर उतने पतले होल से गुजरेगा तो वहां पे रे ऑप्टिक्स नहीं, क्या वैलिड होगा बताओ? वेव ऑप्टिक्स। तो लाइट अगर अपने साइज या अपने से कम साइज वाले चीज से टकराता है या उस वैसे होल से गुजरता है तो वहां पे क्या वैलिड होता है? वेव ऑप्टिक्स। हाँ, एटम मॉलिक्यूल्स अगर देखा जाए तो अगर एटॉमिक लेवल पे देखा जाए तो वहाँ पे लाइट का वेव नेचर शो हो सकता है, ठीक है। या कोई ऐसा कॉर्नर है, जैसे कि देखो सुई का नोक है, तो सुई का नोक से अगर लेजर लाइट को टकराया जाएगा, ठीक है, तो सुई का नोक वाकई में बहुत पतला होता है, तो वहाँ पे लाइट का डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, इनमें से कुछ कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलेगा, वेव जैसा चीज़, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है। बस इसमें इतना ही।
फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट से, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स, मान लो लाइट है, लाइट का वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम लिख दिए। आज बिल्कुल दम बच्चा वाला क्लास था, बेसिक क्लास, लेकिन समझने वाला क्लास था। 4000 एंगस्ट्रम से समझ में आया ना सभी को? 10th वाला था, लेकिन बहुत लोग 10th में सब नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए नया हो सकता है। 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम। और यहाँ पे एक छोटा सा स्लिट, ऐसे स्लिट, स्लिट का वेवलेंथ हम स्लिट का डायमीटर लिख देते हैं। स्लिट का डायमीटर मान लो कि लाइट के आसपास है, ठीक है, 5000 एंगस्ट्रम। स्लिट का डायमीटर भी 5000 एंगस्ट्रम। हाँ, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको अगर लाइट अपने साइज के आसपास, अगर लाइट अपने साइज मतलब समझ में आ रहा है ना, वेवलेंथ, लाइट के वेवलेंथ। लाइट ऐसे कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है कि उसका कोई साइज होगा। साइज कहने का अर्थ क्या है मेरा, बताओ? वेवलेंथ। अगर लाइट अपने साइज के आसपास के ऑब्जेक्ट से टकराता है, कहाँ पे? अगर लाइट अपने साइज के आसपास के ऑब्जेक्ट से टकराता है, आसपास के ऑब्जेक्ट से टकराता है या स्लिट से क्रॉस करता है, स्लिट से क्रॉस करता है, तो बताओ वहाँ पे क्या वैलिड होगा? वेव ऑप्टिक्स इज वैलिड। और यही बेसिक अंतर है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट मिरर से टकरा रहा है, लाइट लेंस से टकरा रहा है, ये सब बड़े बड़े चीज़ से लाइट टकरा रहा है। और वेव ऑप्टिक्स में सब कहानी बदल जाएगा। लाइट पतला छेद से गुजर रहा है, लाइट किसी के कोना पे टकरा रहा है। यही अंतर है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है। और आज के क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त।